साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना के बारे में जैसे बात किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है दो सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो जैसे इसके स्रोत के बारे में बात किया जाए तो स्रोत दो होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत होता है और एक जो होता है वो अप्रत्यक्ष स्रोत होता है, यानी कि डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स जो होता है, इनके बारे में बात करें। ये कृत्रिम स्रोत है और ये जो है ये नेचुरल सोर्स है। ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल सोर्स है और ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, नेचुरल सोर्स है। जब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष, जैसे बात करें इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत की, अप्रत्यक्ष को ऊपर लिख दे रहे हैं, प्रत्यक्ष को नीचे। ठीक, अप्रत्यक्ष के बारे में जैसे बात करें तो इसके हम लोग तीन फैक्टर को समझते हैं अप्रत्यक्ष वाले में। एक तो हम जानते हैं इसमें घनत्व के बारे में, डेंसिटी, एक दाब के बारे में, और तीसरा क्या, ताप के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में। आपको बता दें कि ये जो तीन जो है फैक्टर जो है, जैसे डेंसिटी और क्या, प्रेशर और क्या, टेम्परेचर, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं, तीन ऐसे कारक हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए यह इनडायरेक्ट सोर्स का, यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत का काम करता है। ठीक है, और वहीं अगर प्रत्यक्ष स्रोत की जैसे बात कर लिया जाए तो प्रत्यक्ष के मामले में जो है यहाँ पर जो है दो या तीन स्रोत की बात कर सकते हैं। एक तो जैसे ज्वालामुखी की बात कर सकते हैं, ठीक है, वोल्केनो की बात कर सकते हैं, इसी वजह से भूकंप की बात कर सकते हैं, सीस्मोग्राफ की, अर्थक्वेक की बात कर सकते हैं ना, और इसी में जो है उल्का पिंड की बात की जाती है। ये सब क्या है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए ये जो है डायरेक्ट सोर्स है और ये इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, और इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष स्रोत। का मतलब होता है कि यह एक तरीके का क्या है, यह एक तरीके का प्राकृतिक स्रोत होता है, और जो अप्रत्यक्ष स्रोत होता है ये एक तरीके का कृत्रिम स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या जाने हैं, पृथ्वी की आंतरिक भाग को जानने के लिए सोर्स के बारे में। स्रोत कितने तरीके के, दो, एक अप्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत है। अप्रत्यक्ष स्रोत में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसमें जैसे घनत्व की, इसमें बात करेंगे जैसे दाब की, इसमें बात करेंगे जैसे ताप की। और जब बात करेंगे प्रत्यक्ष स्रोत की तब जैसे ज्वालामुखी की बात करेंगे, वोल्केनो की बात करेंगे, अर्थक्वेक की बात करेंगे, है ना, ज्वालामुखी की बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे और उल्का पिंड की बात करेंगे। तो ये सोर्सेस हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एक के बारे में, जैसे घनत्व के बारे में, जैसे दाब के बारे में, जैसे ताप के बारे में, फिर समझेंगे ज्वालामुखी के बारे में, फिर इसी में भूकंप के बारे में भी समझेंगे। तो हम लोग कुल मिला के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सारे फैक्ट को आज क्लियर करने के लिए जो है लेक्चर को देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, घनत्व के बारे में बात करने चल रहे हैं आपसे। डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसके बारे में जैसे अगर आपसे बात करें तो पृथ्वी के अंदर हम बहुत गहराई तक तो जा नहीं सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जैसे कोशिश कर रहे हैं तो कितना जा सकते हैं, 4 से 6 किलोमीटर। जैसे जो कोल माइनिंग वगैरह होती है, कोयले का जो उत्खनन वगैरह किया जाता है, तो इसमें 4 से 6 किलोमीटर तक लोग गहराई में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर प्रयास किया जाए तो जो तेल के कुएँ होते हैं, तेल के कुएँ में जो ड्रिलिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा अगर प्रयास करेंगे तो 12 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन हमको कितना चलना है, देखिए जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का केंद्र है, तो हमको चलना है 6371 किलोमीटर आंतरिक भाग, क्योंकि यही क्या है, पृथ्वी की रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है। और हम लोग जा कितना पाते हैं, अगर महज कोशिश किया जाए तो 12 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में आपको बता दें कि जैसे जैसे अंदर चलते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता जाता है, जो है घनत्व तो बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिएगा जैसे अगर पृथ्वी के औसत घनत्व के बारे में बात किया जाए, एवरेज डेंसिटी की बात किया जाए, औसत घनत्व,
तो आप सब जानते हैं पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्या है? ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। ठीक है, अब जैसे इसमें बात कर लें तो आंतरिक भाग में जैसे क्रस्ट है, मेंटल है और क्या है, क्रोड या कोर है। ये क्या होता है? जैसे पृथ्वी का 3 भाग है, 3 पार्ट में पढ़ते हैं ना। एक तो हो जाएगा क्या, केंद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, यही तो कोर है। और फिर एक भाग इसी में क्या मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। उसके ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, उसी को तो क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और क्या, कोर, 3 तरीके के भाग हैं। क्रस्ट की जैसे अगर आप घनत्व की बात करेंगे तो यह है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेंटल में चलने पर इसका जो घनत्व है वह है 2.92। अगर बात किया जाए तो ये 2.9 से लगा करके 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं अगर जैसे आंतरिक भाग कोर की बात कर लिया जाए तो लगभग 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जैसे कोर है तो कोर का टेम्परेचर, कोर का घनत्व कितना होता है, 2.9 होता है। और अगर आप मेंटल में चलेंगे तो 2.9 से बढ़ करके लगभग 4.4 तक पहुंचेगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो है जैसे आप और आगे बढ़ेंगे कोर पर, तो कोर पर क्या हो जाएगा, पूरा हम देखते हैं 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाएगा। क्रस्ट क्यूब लगा है, क्यूब यहाँ, अच्छा हाँ, तो घन बोला जाता है क्यूब को, और ये मात्रक होता है, क्यूब क्यूब क्यूब, हर जगह क्यूब लगेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्रस्ट का घनत्व अलग है, कम है, मेंटल का उससे ज़्यादा है और कोर का उससे ज़्यादा है। पृथ्वी के जितना आंतरिक भाग में चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, घनत्व बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और घनत्व बढ़ने का मतलब क्या है कि उसका दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, घनत्व भी बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ इसका दाब भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम दाब की बात कर लें तो आप याद रखिएगा, घनत्व तो बढ़ रहा है इसलिए दाब भी बढ़ेगा, और दाब जब बढ़ेगा तो आप याद रखिए क्रस्ट से ज़्यादा जो घनत्व होगा वो मेंटल का होगा, और मेंटल से भी ज़्यादा जो है दाब किसका होगा, वह कोर यानी कि केंद्र के भाग का होगा। इस तरीके से दाब के मामले में जानेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने पर क्या होता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है और साथ साथ दाब भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कोर का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। सबसे आंतरिक भाग में ये कोर है तो कोर का घनत्व अधिक होगा, इसलिए इसका दाब भी कोर का क्या होगा, अधिक होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब समझिए बात को, आपको और बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, और ये हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम बेहतर तरीके से समझा जाए, और जब तक आपको आ ना जाए तब तक हम यहाँ प्रयास करेंगे। ठीक है, ये एकदम प्रोफेशनल ये मान करके नहीं कि हाँ हम पढ़ाने आए हैं और अपनी टॉपिक को पूरा करके निकल जाए, नहीं, आपको हम समझाएंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक समझाएंगे। ऐसे देखिए, जैसे हम बताते हैं आपको, ये हमने एक चित्र बनाया पृथ्वी का, ये जो सबसे अपर पार्ट देख रहे हैं ना, इसी को बोला था क्रस्ट, इसी को बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, अपर पार्ट पृथ्वी का, है ना। क्या है ये, यही क्रस्ट है, हाँ, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर्वत, पठार, नदी सब इसी क्रस्ट पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर इधर जब आएंगे आप तो यहाँ पर इस वाले भाग में इसी को बोला जाता है क्या, मेंटल, इसी को मेंटल कहते हैं, या फिर आप कहना चाहें तो इसी को भूप्रवार कह सकते हैं, वैसे मेंटल या मेंटल ही बोला जाता है। और तीसरा क्या है, तो ये कोर है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ऊपरी भाग में क्या है, क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल के बाद क्या आ जाएगा, कोर आ जाएगा। इस तरीके से ये एक संरचना है। तो जैसे अगर क्रस्ट की बात किया जाए तो क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यही आपको समझाएं। और दूसरा मेंटल का बताएं कि 2.9 से लगा करके कितना, लगभग 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इधर कोर में, अगर कोर का जैसे घनत्व है और ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन में जैसे कोई ऑप्शन 4 के नीचे का आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि 4 से कम तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर है तो कोर का घनत्व क्या होगा, इन दोनों से ज़्यादा ही पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप विकल्प को भी कट कर सकते हैं। कोर का घनत्व होता है 11 से लगाकर लगभग 13
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे आप किताबों में देखेंगे तो आपको मिलेगा 13.6। ठीक है, दशमलव में इतना चलता है। आप एवरेज अगर लगभग मान के चलेंगे तो 11 से लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व का आप क्रम देख रहे हैं, क्रस्ट पर कम है, मेंटल पर उससे ज्यादा, कोर पर उससे ज्यादा। और जब इसका घनत्व ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो दाब पाया जाएगा उससे ज्यादा दाब यहाँ होगा, और उससे भी ज्यादा दाब कहाँ पाया जाएगा, इस केंद्रीय भाग में पाया जाएगा। तो ये तो बात हुई किसकी, हमने बात की आपसे घनत्व की, और साथ साथ बात कर लिया दाब की। अब यहीं पर बात कर लेते हैं तापमान की। किसकी बात करना है हमें, तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में भी बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित एक एक बात को हम लोग कवर करते चलेंगे, कुछ भी टॉपिक रह नहीं जाएगी, और परीक्षा में चाहे जहां से प्रश्न आ जाए आप करके आएंगे। ठीक है, आप देखिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। इधर देखिए, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये क्या है, कोर। ठीक है, और बात कर ले हम लोग किसकी, तापमान की। जैसे अगर तापमान की बात किया जाए, टेम्परेचर की बात किया जाए, तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, कितना, 32 मीटर की गहराई पर तापमान में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। यहां से प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है जब 32 मीटर की गहराई में धरती पर चलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब 32 मीटर की गहराई पर चलेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाता है, शुरू के 100 किलोमीटर तक क्या प्रक्रिया चलती है। ठीक है, कि हर 32 मीटर पर क्या होगा, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलता है क्रम। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आगे का जब क्रम शुरू होगा 100 किलोमीटर के बाद का, तो क्या होगा, प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। शुरुआत में जब 100 किलोमीटर की बात करेंगे तो केवल 1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या होगा, हर किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, और ये लगभग 300 किलोमीटर तक प्रक्रिया चलती है। और 300 किलोमीटर के जब नीचे चलते हैं तो फिर तापमान में कमी हो जाती है, और तापमान कितना, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हमारी बात को ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा। हमने कहा कि पहले 32 मीटर से 100 मीटर तक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसके बाद जब चलते हैं 100 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी, और यह वृद्धि चलती रहेगी लगभग 300 किलोमीटर तक, और उसके बाद क्या होगा, फिर 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि ही तो हो रही होगी। ओवरऑल एक्चुअल में देखा जाए तापमान में सिर्फ वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। और आपको बता दें, ये तापमान में वृद्धि धीरे धीरे ये केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तापमान कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इस कोर का तापमान कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान पहुंचता है कोर का। अब सोच लीजिए आप, तो पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म होगी, आप लोग अब अपने से अंदाजा लगाएं कि हम बता रहे हैं कि कोर का जो तापमान है, कोर का ताप कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर पदार्थ कैसा होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए। हमारी बात को एक बार और आप लोग ध्यान से सुने, आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं, सुनिएगा, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है आपको। हम ये बता रहे हैं तापमान एक फैक्टर, जैसे ताप दाब, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने पर ताप और दाब बढ़ता है, घनत्व तो बढ़ता है ना। आपको बताए घनत्व जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे घनत्व तो बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। लेकिन उसी में एक फैक्टर और बात कर रहे हैं किसका, तापमान की। तापमान भी क्या होता है, जैसे जैसे आंतरिक भाग में चलेंगे तापमान में भी वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल जो है पॉइंट है उसको समझना है। आपको ये बता रहे हैं जैसे 32 मीटर की गहराई पे चलेंगे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने लगेगी, और यह वृद्धि 100 किलोमीटर तक हम देखते हैं। उसके बाद जो है 100 किलोमीटर के बाद हम देखते हैं कि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि होती है, और ये वृद्धि लगभग 300 किलोमीटर तक चलती है, और उसके बाद पुनः 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। इसका मतलब कि हो तो वृद्धि ही रही है, कमी तो हो नहीं रही है। तो ये वृद्धि होते होते जब हम केंद्र तक पहुंचते हैं तापमान कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हम आपको ये बता रहे हैं। और 6000 डिग्री सेल्सियस पर आप याद रखिए पृथ्वी के कोर का तापमान जब 6000 डिग्री सेल्सियस है
तो यहाँ पर पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं होना चाहिए। पदार्थ कैसा होना चाहिए? या तो द्रव माध्यम में होना चाहिए या फिर गैस में परिवर्तित हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है कोर का, और ये भाग ठोस अवस्था में भी है। केंद्रीय भाग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जो बाह्य क्रोड पढ़ के आए हैं कि वो अर्ध तरल सेमी लिक्विड है, वो बात मैं आगे करूंगा भी, ठीक है। लेकिन केंद्रीय भाग की अगर बात किया जाए, जहाँ पर आयरन लोहा पाया जाता है, तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, पिघल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि इस भाग में इतना जगह है ही नहीं कि इनका प्रसार हो सके। चट्टानों का इतना ज़्यादा इस पर दबाव है कि दबाव की वजह से यहाँ पर जो है पदार्थ जो है ठोस अवस्था में है, तो ठोस ही अवस्था में रह जाता है, वो द्रव अवस्था में हो ही नहीं पाता। ठोस से द्रव में बदलने के लिए किसी पदार्थ को, याद रखिए, जगह चाहिए, स्थान चाहिए, कुछ फैलाव होगा, उसके आयतन में प्रसार होगा, तब तो ठोस द्रव में बदलेगा। और इस पृथ्वी को एकदम संकुचित तरीके से बल लगता है। यहाँ चट्टानें क्या कर रहे हैं? इस पर दबाव डालती हैं। इसी वजह से यह पदार्थ यहाँ पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? चट्टानों का अत्यधिक दबाव है। तो याद रखिएगा, जो क्रोड है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ से एक निष्कर्ष आपको बताते हैं फिर से दोबारा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा ले जाएं सारी बातों को। देखिएगा, अगर आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा। बस आप थोड़ी देर ध्यान से देखते रहिएगा, समझाने की गारंटी। यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पर इस भाग में क्रस्ट में तापमान को T1 मान ले, घनत्व को D1 मान ले, और साथ में प्रेशर को P1 मान ले। ऐसा तो मान ही सकते हम लोग। अब यहाँ पर मान ले तापमान को T2, और यहाँ पर ये D2 और ये P3, और यहाँ आ जाइए T3 और ये D3 और प्रेशर P3। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा दाब कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे? कि सबसे कम क्रस्ट पर, उसके बाद मेंटल में, और सबसे ज्यादा कहाँ? कोर में। तीनों चीजें, चाहे ताप की बात करें, चाहे दाब की बात करें, चाहे घनत्व की बात करें, तीनों चीजें कहाँ ज्यादा पाई जाएंगी? वो यहाँ पर पाई जाएंगी। पृथ्वी के जैसे अगर बात किया जाए किसके बारे में, यहाँ तापमान के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा, तापमान क्यों बढ़ता है? थोड़ा सा सवाल है कि तापमान क्यों बढ़ता है। अंदर की ओर जाने पर हमने बोल तो दिया, ताप भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। जैसे जैसे अंदर चलेंगे, घनत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि दाब बढ़ता है, और ताप बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि दाब बढ़ रहा है ना। दाब बढ़ रहा है, और पृथ्वी की तीनों परतें, ये बताना चाह रहा हूं, पृथ्वी की तीनों परतें कौन कौन सी? क्रस्ट, और कौन सी? मेंटल, और कौन सी? कोर। ये तीन के तीनों जो परतें हैं, आपको बता दें, ये रोटेशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रोटेशन कर रही हैं, अर्थात ये घूम रही हैं। तीनों परतें कौन कौन सी? क्रस्ट भी, मेंटल भी, और साथ में क्या? कोर। इनका जो रोटेशन है, रोटेशन की स्पीड वो अलग अलग है। जैसे इसकी रोटेशन अलग है, यहाँ पर इसकी रोटेशन अलग है, और इसकी रोटेशन अलग है। जब ये गति करते हैं ना, तो क्या होता है कि मिलान बिंदु पर घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा? घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा दो परतों के बीच में, तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि हम देखते हैं कि इस भाग में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? तापमान देखने को मिलता है। एक बात और, मेंटल वाले रीजन के अंदर क्या होता है ना, कि यहाँ पर जो है ना, पाए जाते हैं कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। आपको पता है, रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके नाभिक का स्वतः क्या होता है? डीके होता रहता है, क्षय होता रहता है, और उसमें से लगातार रेडिएशन से निकलती रहती है। इसी कारण इसका तापमान बढ़ता जाता है, या आप कह सकते हैं कि भूतापीय ऊर्जा बढ़ती जाती है। मेरे ख्याल से आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो तापमान बढ़ने के कई सारी वजहें हैं। ठीक है, एक तो आपको हमने बताया कि घनत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि दाब बढ़ता है, और ताप बढ़ने की कई वजह है, क्योंकि दाब बढ़ रहा है इसलिए भी है। और दूसरा कारण हमने आपको बताया,
क्योंकि तीनों परतें गतिमान हैं, और जब परतें गति करेंगी तो फ्रिक्शन काम करेगा, घर्षण काम करेगा, और घर्षण जब ज़्यादा कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है ताप उत्पन्न होगा। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ होंगे वहाँ पर जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा क्या होगी, अपने आप जनरेट होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्थितियाँ हैं। और भी बातें हैं जियोथर्मल एनर्जी संबंधित, अभी आपको आगे बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि घनत्व, ताप, दाब कैसे बढ़ रहा है पृथ्वी का। क्रम अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया तो मेरे ख्याल से आप उसको भी समझाने में सफल रहेंगे। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं। क्या समझना है इसमें? समझना स्वेस एक व्यक्ति हैं, उनका वर्गीकरण, स्वेस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेस। इन्होंने धरती को 3 परतों में बांट दिया। फिर समझिएगा, जैसे क्रस्ट है, उसके बाद क्या आएगा, मेंटल आएगा, फिर क्या आएगा आप लोग जानते हैं, कोर आएगा। ध्यान समझिएगा, इन्होंने स्वेस महोदय ने जो क्रस्ट है, क्रस्ट को इन्होंने क्या बोल दिया, सियाल बोल दिया। हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, भूपर्पटी। इन्होंने इसको क्या कहा, सियाल कहा, सियाल यानी SIAL कहा। यहाँ पर SI का मतलब क्या है, SI मतलब सिलिका, क्या है, सिलिका, और AL का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। यानी कि जो ऊपरी सतह है उस पर क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता कहाँ पाई जाती है, तो क्रस्ट वाले भाग में। ठीक है, इसी को सियाल भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रस्ट को और क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा है जो है मेंटल, जिसे भूप्रवार आप कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल को कहा जाता है सीमा, क्या बोलते हैं, सीमा, SIMA। यहाँ पर SI का मतलब क्या है, सिलिका, ठीक है, और MA का मतलब क्या है, तो मैग्नीशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। तो कुल मिला के जिन परतों में जिन तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा थी, ज़्यादा पदार्थ की पूर्ति हो रही, जैसे यहाँ देखिए, तो सियाल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता थी, और यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, दूसरी परत को, तो सीमा कहा गया। क्या बोला गया, इसको सीमा बोला गया। और पहली परत क्या है, सियाल है। ऐसे ही एक परत और है, उसको क्या कहा गया है, नीफे। एक्चुअल में क्या है, नीफे, तो हम कहेंगे यही तो कोर है, इसी को तो हम क्रोड कहते हैं। ये बना है NiFe से। इससे बना है NiFe। Ni का मतलब क्या है, निकिल है। Fe का मतलब क्या है, तो Fe का मतलब आप बताएंगे फेरस है। ठीक है ना, फेरस मतलब आयरन कह सकते हैं आप, निकिल और आयरन की प्रधानता। तो इस तरीके से एक नाम और पता चल गया हमको, सियाल, सीमा, निफे। सियाल कहा जाता है क्रस्ट को, सीमा कहा जाता है मेंटल को, और कोर को क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। ये पदार्थों के आधार पर नाम रखा गया। जैसे यहाँ पर ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, सिलिकॉन या सिलिका, एल्युमिनियम, और यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ निकिल और आयरन की अधिकता के कारण ये नाम रखा गया। स्वेस ने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक, अब इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और भी बात। अब पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग के बारे में एक एक बात को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या और विशेषताएं हैं धरती के आंतरिक भाग की। जियोग्राफी आप लोगों को बोरिंग लगती है, हमें मज़ा आता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम लोग समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए जैसे थोड़ी देर के लिए कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के एक भाग को ऐसे हम काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे एक भाग को ऐसे काट करके निकाल ले रहे हैं ऐसे, और इसी के माध्यम से हम समझेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहाँ क्या कैसा है। ठीक है, देखिए, हमने जो एक छोटा सा भाग काटा है वो ये है, ऐसे मान लें आप। ठीक, रंजीत, रंजीत देखिएगा, देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ये वाला पार्ट नीचे दिख रहा है,
ठीक, यहाँ देखिए ये सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे इस ऊपरी भाग को, ठीक है। इस ऊपरी भाग को पहले समझेंगे। ऊपरी भाग में दो पार्ट हैं, एक को बोला जाता है क्या, अपर क्रस्ट। जैसे यहाँ देखिएगा, इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट, है ना। क्रस्ट लगभग आपको देखने को मिलेगा 35 किलोमीटर तक, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ बना के बता दे रहे हैं, कितना, लगभग 35 किलोमीटर। इधर नाम देंगे इसको ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और यहाँ इसको नाम देंगे क्या, निचला क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक। ये नाम है। ये जो ऊपरी क्रस्ट है, याद रखिएगा, यहीं पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाया जाता है, पठार पाया जाता है, नदियाँ पाई जाती हैं, झील पाई जाती हैं। ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, जहाँ हम लोग विचरण कर रहे हैं, यही तो क्रस्ट है। पर्वत पठार सब यहीं देखने को मिलता है, ठीक। तो ऊपरी क्रस्ट और क्या है, निचला क्रस्ट। और निचले क्रस्ट के बारे में आपको बता दें, जो निचला क्रस्ट है, निचले क्रस्ट में एक जैसे अगर समुद्र की बात किया जाए तो समुद्र में ऊपरी क्रस्ट लगभग गायब हो जाता है। समुद्र में सिर्फ क्या रहता है, निचला क्रस्ट ही पाया जाता है, क्योंकि ऊपरी क्रस्ट जो होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपसे अगर कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कहाँ जो है ऊपरी क्रस्ट नहीं पाया जाता, तो आप याद रखिएगा समुद्र में ऊपरी क्रस्ट नहीं होता, सिर्फ निचला ही क्रस्ट बचता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। देखिएगा अब आगे, तो जितने आप याद रखिएगा पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ऊपरी क्रस्ट पर देखेंगे। जितनी जीवन लीलाएं हैं वो सब देखने को मिलता है, ठीक है। और समुद्र में अगर देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि समुद्र में ऊपरी क्रस्ट या तो कहिए गायब हो जाती है, या कह सकते हैं कि पतली हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और कभी कभी तो एकदम गायब हो जाती है, लेकिन आप पतली ही कहें, क्योंकि किताबों में यही सब लिखा है कि लगभग 5 किलोमीटर तक बचती है, इस वजह से आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, आपको बता रहे हैं ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बारे में। और इसके नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक मंडल अलग, एक जोन मिलेगा, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, यानी किसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। आपको बता दें कि यहीं पर पाया जाता है क्या, मैग्मा, ठीक है। यहीं पर पाए जाते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है। क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ, दुर्बलता मंडल में। अब थोड़ा सा रुक करके यहीं पर कहानी समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, क्रस्ट है, प्लेट है, और नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल है, और यहीं पर कहीं जो है ढेर सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ इकट्ठा हो गए हैं। और जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ इकट्ठा होते हैं, जानते हैं, वहाँ पर ऊर्जा का भंडार पाया जाता है, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा ज़्यादा पाई जाती है। उसी को कहा जाता है हॉट स्पॉट रीजन। क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट रीजन, हॉट स्पॉट क्षेत्र। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र। हॉट स्पॉट क्षेत्र में ऊर्जा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ऊर्जा जब ज़्यादा बनेगी, याद रखिएगा, ये ऊर्जा जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में धीरे धीरे कहाँ चलती है, ऊपर की तरफ, और ये प्लेटों पर ये ऊर्जा पहुँचती है, और प्लेटों को धीरे धीरे छीण करती हैं, कमज़ोर करती हैं, पुश करती हैं, ठीक है। तो ये प्लेटें क्या करती हैं, अपनी जगह से हट जाती हैं, और हट करके पानी में फिर तैरने लगती हैं। हालांकि पानी में तैरने का मतलब दुर्बल मंडल पर तो पहले से थी, लेकिन अपनी स्थिति से हट गई, अब इसी दुर्बल मंडल पर ये तैरने लगी, और दुर्बल मंडल पर फिर ये ऐसे तैरती हैं जैसे पानी पर नाव तैरती है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा का फॉर्म ऐसे जो ऊपर बढ़ता है, इसी को बोलते हैं क्या, प्लूम। क्या बोलते हैं, प्लूम। अब ये प्लेटें क्या करेंगी, अपनी स्थिति से हटेंगी, और हटेंगे तैरना शुरू कर देंगी, और तैरेंगी तो आगे चल के कहीं ना कहीं लड़ेंगी दूसरी प्लेट से, इनका कन्वर्जन होगा, ठीक है। हो सकता है लड़े, या फिर हो सकता है डाइवर्जन हो, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हो। जब ऐसा होता है तो प्लेटों के पास आने से, प्लेटों के दूर जाने से, कई बार प्लेटें एक दूसरे के ऊपर गतिमान होती हैं, तो ऐसे में ही क्या होता है, पर्वत पठार का निर्माण होता है, ऐसे में ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है,
भूकंप आते हैं। ये सब कैसी प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेटों के अध्ययन को ये हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आप जानते रहें कि दुर्बल मंडल सबसे खास है, एस्टेनोस्फीयर सबसे खास है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं और इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण क्या होता है, यहाँ पर हॉट स्पॉट रीजन बनता है, जियोथर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पाई जाती है और फिर यही एनर्जी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बेलनाकार रूप में आगे बढ़ती है, जिसे हम प्लूम कहते हैं। और यही प्लूम जो है आगे चलकर प्लेटों को धक्का देता है, पुशिंग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से प्लेटें अपनी स्थिति से हट जाती हैं, अर्थात फिर यह दुर्बल मंडल में ऐसे तैरती हैं जैसे पानी पर नाव तैरती है और इसी कारण प्लेटों में गतिशीलता आती है। फिर प्लेटें टकराती हैं, प्लेटें दूर जाती हैं, प्लेटें दूसरे प्लेटों पर समानांतर गति भी करती हैं। और कैसे क्या स्थितियों का निर्माण होता है वो सब हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले। फिलहाल अब हम पृथ्वी के और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी आपको बताए हैं किसके बारे में, दुर्बलता मंडल के बारे में। दुर्बलता मंडल के बारे में पढ़ने के बाद आपको बता दें, इधर ये है ऊपरी मेंटल, यहाँ क्या मिलेगा, ऊपरी मेंटल। फिर ऐसे जब आगे बढ़ेंगे नीचे क्या मिलेगा, निचला मेंटल। क्या मिलेगा, निचला मेंटल मिलता है, ठीक है। निचला मेंटल देखिएगा, यहाँ पर लगभग 700 किलोमीटर की स्थिति है। कितना, 700 किलोमीटर तक आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा। और निचले मेंटल के बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें, फिर हमको मिलना शुरू हो जाएगा क्या, अपर क्रोड। क्या मिलेगा, बाहरी क्रोड। कितने पर, लगभग 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर पर ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, फिर क्या मिलेगा, बाह्य क्रोड मिलेगा। बाह्य क्रोड के बाद फिर क्या मिलेगा हमको, आंतरिक क्रोड मिलेगा, इनर क्रोड, आंतरिक क्रोड मिलेगा। यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो लगभग 5150 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और लास्ट में आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर पाई जाती है। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पृथ्वी का वर्गीकरण। पहले ऊपरी क्रस्ट, फिर निचला क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल, फिर बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड, इस तरीके से है। यहीं पर एक शब्द समझ लेते हैं, असंबद्धता। क्या जान लेते हैं, असंबद्धता। पहले समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको सब कुछ बहुत कायदे से समझाते चलेंगे और कीवर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। अच्छा, जैसे असंबद्धता को इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। समझिएगा डिसकंटिन्यूटी क्या है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के हम एक भाग पर चल रहे हैं, यहाँ पर एक जैसा तापमान है और एक जैसा घनत्व है, और आगे बढ़ने पर अचानक हम देख रहे हैं कि घनत्व में परिवर्तन होता मिल रहा है। तो जहाँ से घनत्व में हमको परिवर्तन देखने को मिल जाता है, उसी रेखा को हम बोल देते हैं क्या, असंबद्धता। जैसे इतना क्षेत्र अलग है, इतना नीचे का अलग हो गया, घनत्व में अंतर जहाँ से आने लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, असंबद्धता बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट पर चलते चलते अचानक जो है निचले क्रस्ट में जब हम इंटर करते हैं तो हम देखते हैं घनत्व में अचानक अंतर आने लगता है। और जहाँ अचानक अंतर मिलना शुरू हो जाएगा, वही घनत्व के आधार पर ही फिर इनको हम बांटते चले गए। जैसे ऊपरी पृष्ठ का घनत्व कुछ और है, निचले क्रस्ट का घनत्व कुछ और है, ऊपरी मेंटल का घनत्व अलग है, निचले मेंटल का घनत्व अलग है, बाह्य क्रोड का घनत्व अलग है, आंतरिक क्रोड का घनत्व अलग है। तो घनत्व के आधार पर इनको बांटे और हर परत पर नाम अलग पड़ जाएगा, इनका असंबद्धता अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या जानते हैं, एक असंबद्धता है कोनराड। ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे, यह पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट तथा क्या, निचला क्रस्ट के मध्य में पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो हमको और एक असंबद्धता मिलेगी, उसका नाम है मोहो असंबद्धता। क्या नाम है, मोहो असंबद्धता। ये कहाँ पाई जाती है, तो हम बताएंगे कि यह निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में पाई जाने वाली जो असंबद्धता होती है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। क्या कहा जाता है, मोहो असंबद्धता। फिर है रेपटी असंबद्धता। ध्यानपूर्वक समझिए, पहले हम यहाँ से यहाँ तक में देख रहे हैं तो बीच में घनत्व संबंधी जो अंतर आया ऊपरी और निचले क्रस्ट में, उसको हमने नाम दिया कोनराड। फिर यहाँ से इधर देख रहे हैं निचले में, यानी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो घनत्व संबंधी अंतर आया उसका नाम है मोहो।
और उसके बाद फिर ऊपरी मेंटल और क्या निचला मेंटल, इनके बीच में जो घनत्व संबंधी अंतर है उनको क्या कहा जाएगा? रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा गुटेनबर्ग। क्या मिलेगा? गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? तो निचला मेंटल तथा कहाँ? ऊपरी क्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता को गुटेनबर्ग कहा जाता है। गुटेनबर्ग के बाद एक लास्ट में बचता है लेहमैन असंबद्धता। क्या कहा जाता है? लेहमैन असंबद्धता डिस्कंटिन्यूटी। ये कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके हर परीक्षा में पूछा गया है, चाहे राज्य स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे सिविल हो चाहे वनडे हो, हर तरीके के एग्जाम में सारी टॉपिक एक तरफ से पूछी गई है। समझ रहे हैं? आपको बहुत खास मैटर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे हम आपको और भी चीज़ें समझाना चाह रहे हैं तरंगों के आधार पर, भूकंप के आधार पर पृथ्वी के बारे में, तो इसको हम इरेज करेंगे। इतना समझाने के बाद मन तो नहीं करता है कि इसको इरेज किया जाए, लेकिन क्या करें, आगे भी समझाना है। सारी असंबद्धताओं को समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के देखिएगा बार बार, जब तक कि एकदम स्पष्ट ना हो जाए। देखिए अब और क्या समझाना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में, फिर समझते हैं आगे वैल्केनो के बारे में। यहाँ टॉपिक नहीं है ज्वालामुखी, केवल समझना है कि जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या ज्वालामुखीयता के आधार पर, ज्वालामुखी प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग कुछ समझ सकते हैं क्या? हमको कोई सोर्स मिल सकता है वहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए? तो हम कहेंगे हाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए पदार्थों के ताप, घनत्व और दाब के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? पदार्थों के घनत्व के बारे में हमको पता चलेगा, और क्या? ताप के बारे में पदार्थ, और क्या पता चलेगा? दाब के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जैसे जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो उस समय पदार्थों का तापमान ज़्यादा है, पदार्थों का तापमान ज़्यादा है। पदार्थों का तापमान ज़्यादा होने का मतलब ऊपर तो हम इतना गर्म नहीं देख रहे हैं, और आंतरिक भाग से जो पदार्थ निकल रहा है उसका जो है घनत्व तो ऊपर की तुलना में ज़्यादा है, उसका ताप भी ऊपर की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, और तीसरी बात, उसमें से विस्फोट हो रहा है। अगर कोई पदार्थ विस्फोट होकर के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब नीचे क्या होगा? दाब भी ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर कोई चीज़ विस्फोट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि ज्वालामुखी से हम समझ सकते हैं कि पदार्थों के घनत्व के बारे में, ताप के बारे में और दाब के बारे में। हालांकि ये सब सटीक जानकारी नहीं है, सटीक जो सही तौर पर जो जानकारी मिली है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही हमको जानकारी मिली है, ध्यान समझिएगा। लेकिन ये सब एक सोर्स, एक माध्यम जरूर हो सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने का। तो वही आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ बैठे कि क्या ज्वालामुखी पदार्थ के आधार पर आप बता सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, तो आप कहेंगे हाँ, घनत्व इसका देखते हैं कि घनत्व क्या है, इसका ताप क्या है, इसका दाब क्या है। इसके आधार पर हम समझा सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व, दाब, ताप बढ़ता जाता है। ठीक है, फिलहाल अब आगे समझते हैं। हमको समझना है थोड़ा सा भूकंप के आधार पर, सीस्मोग्राफिक वेव के आधार पर, किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। थोड़ी देर और धैर्य रखिएगा, ज़्यादा अब नहीं, 5 से 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है, किसके आधार पर समझना रहेगा? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। हम यहाँ भूकंप लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भूकंप भी यहीं समझा सके। जैसे देखिए पृथ्वी, थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि क्या है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के मान लीजिए किसी भाग से भूकंप का उद्गार हुआ,
तो जिस भाग से भूकंप का उद्गार होता है, ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ शुरू हुआ तो इसको बोलेंगे भूकंप मूल। क्या बोला जाता है? भूकंप मूल, या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? इसी को फोकस कहा जाता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। और पृथ्वी के ऊपर जहाँ सबसे पहले इसका आभास किया जाता है, जहाँ ये शुरू होता है, जहाँ महसूस किया जाता है, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। मान लीजिए हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं और अचानक भूकंप मूल से भूकंप पहुंचा कहाँ? चीन के बीजिंग में, राजधानी में सीधा पहुंचा, और पूरा बीजिंग खत्म, और देखते ही देखते आधा चाइना खत्म, आधा वो खत्म हो गए और आधा भारत वाले पहुंच के खत्म कर दें। ये स्थिति हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों कोई जानकारी नहीं हो सकती है। तो भूकंप मूल जहाँ से भूकंप शुरू होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, और अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर क्या होता है? जब इपी सेंटर की बात करेंगे तो आप बताइएगा कि यह पृथ्वी के ऊपर चलने पर सतह पर जहाँ सबसे पहले भूकंप का आभास किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे इपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है, सबसे पहले जहाँ भूकंप का आभास होता है। ठीक, आप समझते हैं तरंगों के बारे में, भूकंपीय तरंगों PSL के बारे में, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो लोग विज्ञान वर्ग के हैं वो तो बड़ी तेजी से कैच करेंगे, बाकी इनको नहीं समझ आएगा उनको भी समझाएंगे। देखिएगा, इसमें 3 तरीके की तरंगों की बात करते हैं, एक तो P, एक S, L, एक क्या होती है? L तरंगे। P का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। क्या होता है? प्राइमरी वेव्स। S का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी वेव्स। और L का मतलब क्या होता है? लॉन्ग वेव्स। हिंदी जान लेते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, इनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। ये पृथ्वी में चलती है इसीलिए आपको समझा रहे हैं, अभी इसका चित्र बना के समझाएंगे। और इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगे। सुनिएगा, जो पी वेव्स हैं, ये पी वेव्स, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों सिरों के पास होती है। समझ रहे हैं? कौन? प्राइमरी वेव्स। और इनकी प्रकृति कैसी होती है चलने की? तो आपको बता दें, ये ध्वनि तरंगों जैसे चलती हैं, यानी कि यह अनुदैर्ध्य होती है। कैसी तरंगे हैं ये? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जैसे अब इधर तो दिख नहीं रहा होगा, जैसे इतना दिख रहा है, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। और ये जो द्वितीयक तरंगे हैं, एस वेव्स जो हैं, द्वितीयक तरंगे, ये कहाँ चलती हैं? सिर्फ ठोस में चलती हैं। इसमें जैसे कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। और इसमें उदाहरण क्या दे सकते हैं? जैसे प्रकाश तरंगे। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आया है, प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। और ये धरातलीय तरंगे जो होती हैं, ये विनाशकारी तरंगे हैं। क्या हैं? विनाशकारी। भूकंप जब आता है तो धरती के ऊपरी सतह पर सबसे भयानक तबाही कौन मचाती है? ये धरातलीय तरंगे ही मचाती हैं। इनके गति के आधार पर इनका नाम रखा है। प्राइमरी यानी सबसे पहले धरती की सतह पर यही पहुंचती हैं, फिर सेकेंडरी पहुंचती हैं, सबसे लास्ट में एल वेव से पहुंचती हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट में पहुंच रही है, धरती की सतह पर सबसे भयानक तरीके की तबाही यही मचाती है। बिल्डिंग वगैरह जो गिराती है उसका भी कारण यही, सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में, अव्यवस्था उत्पन्न करने में यही तरंगे जिम्मेवार होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों के बारे में हम जानेंगे। अब धरती की आंतरिक संरचना में इन तरंगों का क्या रोल है, क्या महत्व है, उनको समझते हैं। 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। और PSL तरंगे आप पढ़ करके आए हैं सब, हाई स्कूल इंटर में हर जगह रखा हुआ है ये, लेकिन हम आपको याद दिला रहे थे कि आप जानते रहें, क्योंकि जितने टॉपिक पढ़ाएंगे आपको याद भी दिलाते रहेंगे कि कहाँ क्या है। देखिएगा, जैसे ये है पृथ्वी, आप मान लें कि ये क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी में यहाँ पर केंद्र है, ऐसे मान लें, ठीक। और यहाँ से तरंगे ऐसे चलना शुरू हुई कुछ इस तरीके से, और ऐसे आगे बढ़ रही हैं। सीधा क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि आंतरिक भाग में विपथित हो जाएंगे, अपने मार्ग से थोड़ा बहुत तो प्रभावित होंगे ना, इसलिए
इसलिए एकदम सीधी नहीं जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं पी एस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो है वो सब जहाँ तक ठोस माध्यम है वहाँ तक तो दोनों चली। ठोस के बाद आएगा द्रव माध्यम। द्रव माध्यम में क्या होगा देखिएगा, इस तरंगे जो है ठोस तक तो चलती चली गई, लेकिन जैसे ही द्रव आया उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगी। उसके आगे जब बढ़ने की बात आएगी तो सिर्फ ठोस आगे बढ़ेगी, द्रव नहीं चल पाएगी। ठोस भी एकदम सीधी नहीं चल पाएगी, वो यहाँ आने पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चाहे डाइवर्ट हो, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ा बहुत डाइवर्ट होती जाती है। ठीक, और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। फिर वो ऐसे देखिए, ये ठीक है। ये कौन सी तरंगे हैं, ये पी तरंगे हैं, क्योंकि प्राथमिक तरंगे चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सब में चल लेंगी। लेकिन जो एस तरंगे हैं सेकेंडरी वेव्स, वो सिर्फ ठोस से चल पाएंगी। एस तरंगे ठोस के बाद जैसे ही द्रव आया उसके बाद वो गायब हो गई। वो जब इधर द्रव में जब आ ही नहीं पाई तो आगे बढ़ने का तो उनका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, जब द्वितीयक तरंगे सेकेंडरी वेव्स यहाँ इस भाग से होकर नहीं गुजरी तो कहा गया कि ये भाग कैसा है, ये या तो लिक्विड होगा या सेमी लिक्विड होगा, यानी या तो अर्ध तरल होगा या तरल होगा। इसी के आधार पर विद्वान लोग बताते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है यानी कि बाह्य क्रोड है, यह अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव्स नहीं पास हो पाती। बात समझ आई, ये निष्कर्ष निकाला जाता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये डिग्री भी पूछ लेता है। यहाँ पर ये 105 डिग्री है और ये 145 डिग्री है, इधर 105 डिग्री और 145 डिग्री है। पी वेव से यहाँ तक नहीं चल पाती है, कहाँ, 105 से 145 तक। ध्यान समझिएगा, पी वेव्स की बात कर रहा हूँ, पी तरंगों की बात कर रहा हूँ। पी तरंगे जो है वह 105 से 145 तक जो है इनका जो है शैडो नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और जो इस तरंगे हैं, इस तरंगे पूरा यहाँ भी और ये क्षेत्र में भी कहीं नहीं है, यानी इनका जो है 105 से कितना, 105 तक, यहाँ तक बिल्कुल ये पास नहीं हो रहे हैं। कहाँ, इधर भी 105, यहाँ से यहाँ तक आएंगे पूरा ये। तो आप क्या देख रहे हैं, ये एस वेव्स है जो यहाँ पर पास नहीं हो पा रहे हैं, और पी तरंगे सिर्फ 105 से 145 तक नहीं पास होती। निष्कर्ष केवल एक निकलता है, क्या, कि एस तरंगे जो है इस भाग में सेंट्रल पार्ट में नहीं इंटर कर पाती हैं। इसी से बोलते हैं कि आउटर जो कोर है वह सेमी लिक्विड है। जो बाह्य क्रूड है यह कैसा है, यह अर्ध तरल या क्या, तरल अवस्था में है। ऐसा कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाह्य क्रोड वाले भाग में इस तरंगे प्रवेश नहीं करती। बात समझ आई। तो ये स्थिति हम लोगों ने जाना था। पृथ्वी के बारे में जितनी खास बातें थी उन सभी पर एकदम डिटेल में चर्चा किया, एक एक भाग के बारे में पृथ्वी का पोस्टमार्टम कर लिया। आप लोग याद रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं जो बता दे रहा हूँ, आप चाहे राज्य का एग्जाम दीजिए या भारत की कोई परीक्षा दीजिए, उसमें सब जगह यही प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और आगे भी यही पूछे जाएंगे। आप याद रखिएगा, पिछली बार जब पुलिस का भी पेपर हुआ था तब भी हम यही समझाए थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं यहीं से प्रश्न बनेगा, और अभी भी जो पढ़ा रहे हैं, आगे जो परीक्षाएं होंगी चाहे भले समीक्षा अधिकारी की हो, आप देख लीजिए कि वहाँ भी यहीं से प्रश्न आएंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप नोट करके रख लीजिएगा इस चीज़ को, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।